तो बेटा ये अक्टूबर नवंबर 22 वाला पेपर कर रहे हैं। यहाँ पे जरा देखें इसको। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ मनी। यहाँ पे जरा देखें। पहले आपसे कहता है मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल ऐसा ही है, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये फंक्शन होता है। टू बी डिविजिबल, ये कैरेक्टरिस्टिक है। इनेबल बार्टरिंग टू टेक प्लेस, मनी बार्टरिंग को एलिमिनेट करने के लिए लाया गया था। टू मेंटेन इट्स वैल्यू एंड इन्फ्लेशन इज हाई, इन्फ्लेशन आपकी मेंटेन नहीं रहती वैल्यू, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा आती है वैल्यू ऑफ मनी लूज हो जाती है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये आपके पास फंक्शन। इन अ प्लान्ड इकोनॉमी व्हाट विल डिटरमिन द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। प्लान्ड इकोनॉमी यानी कि गवर्नमेंट, इसके अंदर फ्री मार्केट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होती है। तो आपके पास कौन स्कार्स रिसोर्सेज को डिटरमिन कर रहा होगा। मिक्सचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, गलत। फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, गलत, ये भी प्राइवेट के अंदर होता है। रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो भाई अगर रेवेन्यू से हम लोग एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, तो बजट डेफिसिट क्या होती है भाई, वो तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया बिल्कुल हमारा। उसकी वजह से आप नहीं करते, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो प्लान कर रही होती है चीजों को। A key concept in classifying goods is whether a good is rival or non-rival. Which good is rival in consumption? Rival वगैरह हमारे पास कौन होते हैं कंजम्पशन के अंदर। तो यहाँ पे जरा देखो भाई। सबसे पहले लिखा हुआ है स्ट्रीट लाइट, ये बेटा नॉन राइवलरस होते हैं। पब्लिक गुड होता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट, ये भी नॉन राइवलरस है, जितने लोग सुनना चाहें सुन सकते हैं। इंटरनेट भी जितने लोग यूज करना चाहें कर सकते हैं, अगर ओपन है, खुला है, पासवर्ड नहीं लगा हुआ, तो फिर हमारे पास हर बंदा यूज कर सकता है। तो अपने पास कौन बच गया ट्राइबल कंजम्पशन के अंदर, आइसक्रीम। अगर मैंने अपने लिए आइसक्रीम लिया तो मैं किसी और को क्यों दूंगा भाई। व्हाट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ओपिनियन। एक सेकंड जरा रुकिएगा। अच्छा सुने, व्हाट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। व्हाट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, भाई नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है ओपिनियन। ठीक है। अब ओपिनियन की जब आप बात कर रहे होते हो, तो आपने यहाँ पे ओपिनियन की बात करनी, मतलब फैक्ट नहीं बताना, आपने ओपिनियन के ऊपर चलना है। ए बोलता है अ फर्म रिसीविंग अ गवर्नमेंट सब्सिडी विल इंक्रीज द सप्लाई ऑफ अ गुड। यार मेरी बात सुनो, अगर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, तो लॉजिकल सी बात है ना, आपके पास सप्लाई राइट होगी, तो कोई फैक्ट तो नहीं होगी, ये तो बिल्कुल फैक्ट हो गया। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आर द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ मार्केट फेलियर। मेरी बात सुनो, मार्केट फेलियर में आपने पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी भी तो पढ़ा है, आपने मोनोपोली भी तो पढ़ा है, पब्लिक गुड भी पढ़ा है, प्राइवेट गुड भी पढ़ा है। तो यहाँ पे ये ओपिनियन दे रहा है कि भाई यहाँ पे जो सबसे खतरनाक मार्केट फेलियर है वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो ये आपके पास ओपिनियन बेस्ड आंसर है। अराइज इन इनकम विल लीड टू अराइज इन डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, ये तो फैक्ट है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इंक्रीज होगा। अराइज इन द एडिशनल रेट ऑफ इनकम टैक्स विल डिक्रीज द इंसेंटिव फॉर वर्क। मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती गई तो टैक्स रेट बढ़ता गया, तो इंसेंटिव कम हो जाएगा ना काम करने का। क्या आंसर बच रहा है भाई आपके पास। द डायग्राम शोज एन इकोनॉमीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, द इकोनॉमी हैज मूव फ्रॉम एक्स टू वाई। यानी कि वो एक्चुअल से किधर चला गया, पोटेंशियल की तरफ चला गया। व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द डायग्राम, करंट लिविंग स्टैंडर्ड हैज फॉलन। भाई हमारे पास जो पीपीसी की बात चल रही है, अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ यानी कि पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बढ़ता है ना, वो कम थोड़ी होता है। आगे, द इकोनॉमी हैज बिकम मोर एफिशिएंट। सही है, ये पॉसिबल आंसर है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। देयर हैज बीन अ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, गलत। देयर हैज बीन एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ओ आर कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास ओ आर नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वाला पोर्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओ आर नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं ये बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ और ये बना रहा हूँ, सही है, मैंने 100 था ना मेरे पास, मैंने 80 ये बना लिया और 20 ये बनाया, तो भाई मैं इतना पोर्शन सेक्रीफाइस कर रहा हूँ तभी तो 80 ये बन रहा है ना। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एन इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन अ प्रोडक्ट causing total expenditure by consumers to increase। सही है। विच रो आइडेंटिफाई दिस सिचुएशन, बोलता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा, साथ ही साथ आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, आपका खर्चा भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि आपकी पीडी क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या बोलता है प्राइस बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू कंज्यूमर के लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक। अब आगे आओ, प्राइस बढ़ेगी प्राइस कम होगी, प्राइस बढ़ेगी। ठीक है। Price elasticity of supply for yogurt is plus 1.5. The demand for yogurt rises and price rises by 20%. How much more will be supplied to the market? अब देखो,
आपके पास पीईएस का फॉर्मूला क्या होता है? पीईएस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा ही है। आप आपके पास पीईएस गिवन है, सही है। आपके पास क्वांटिटी सप्लाई नहीं गिवन, आपने एक्स लिख दिया यहाँ पे। आपके पास प्राइस गिवन है 20%, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये कितना हो गया आपके पास? 30। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ रही है आपके पास? 30%। अब उसने आपसे पूछा है भाई कितने हिसाब से आपको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मीट डिमांड, तो आपको कितने गिरानी पड़ेगी भाई? 30% बढ़ानी पड़ेगी। The diagram shows the market demand for and supply for a good. Which statement is not valid? कौन सी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है आपके पास? अब यहाँ पे देखो, द प्राइस OP1 रिप्रेजेंट्स मार्केट सरप्लस। तो आप खुद देखो ना, यहाँ पे आपके पास सप्लाई ज्यादा आ रही है, डिमांड कम आ रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सरप्लस हो गया। ये तो करेक्ट पॉइंट है। उसने बोला नॉट वाला, सही है। आ गया, बोलता है एट प्राइस P3, यानी कि ये वाली प्राइस P3X represent the quantity that consumer are able and willing to buy। अगर ये मेरे पास प्राइस चल रही है, तो इस प्राइस पे आपके पास डिमांड ये आ गई और सप्लाई आपके पास यहाँ पे आ गई है। अब शॉर्टेज तो हो रहा है, लेकिन उसने क्या बात बोली है कि जो आपकी P3 से लेके X तक, आप यहाँ से लेके यहाँ तक कंज्यूम कर सकते हो। तो आप खुद देखो ना, आपकी डिमांड तो आई यहाँ पे रही है, तो इजीली कंज्यूम कर सकते हो ना यहाँ तक। गलत है, हटो इसको। इफ प्राइस वर टू फॉल फ्रॉम OP1 टू OP3, अगर आप P1 से P3 की तरफ आते हो, द एक्स्ट्रा क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी इक्वल टू द एक्स्ट्रा क्वांटिटी सप्लाइड। बोलता है कि भाई जो आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी डिमांड चाहिए होगी, वो आपकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी सप्लाई के बराबर है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे कोई ऐसी रिप्रेजेंटेशन है या फिर कोई वैल्यू आपको दी हुई है कि इतनी इक्वल अमाउंट से आपके पास होगा? और इक्वल से तो तब होता है ना जब डिमांड और सप्लाई क्या चल रही हो, यूनिटरी इलास्टिक। तो ये आपके पास नहीं है इस आंसर के अंदर। द प्राइस OP2 इज द मार्केट इक्विलिब्रियम, तो बेसिक इक्विलिब्रियम प्राइस। The diagram shows two linear supply curves labeled S1 and S2, where S2 is 45-degree line. Which statement about the price elasticity of supply is correct? मैंने कहा था जब भी ओरिजिन से स्टार्ट हो तो आपकी सप्लाई क्या होगी? हमेशा यूनिटरी इलास्टिक होगी, दोनों के अंदर यूनिटरी इलास्टिक। The country has healthcare provided by free market. This is replaced by the government provision of SG free healthcare। बोलता है कि हमारे पास पहले हेल्थ केयर का ये इक्विलिब्रियम चल रहा था, अब सप्लाई कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की सप्लाई कैसी है? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस? अच्छा देखो, पहले आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या चल रहा था? ये सही है, पहले कंज्यूमर सरप्लस क्या था आपका? खाली 1। अब उसके बाद बोलता है कि भाई आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो ना, आपका नया इक्विलिब्रियम किधर बन रहा है भाई? आपका नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा है। तो आपके पास 1 भी आ गया, ठीक है, आपके पास 2 भी आ गया, आपके पास 3 भी आ गया, और आपके पास चारों आ गए। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोडक्ट इन ज्वाइंट डिमांड विद अ स्मार्टफोन? बोलता है कि भाई हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बोल रहा है, अगर ज्वाइंट डिमांड की बात कर रहा है स्मार्टफोन के साथ। तो बोलता है ऑल्टरनेटिव ब्रांड ऑफ स्मार्टफोन। ऑल्टरनेटिव तो सब्स्टिट्यूट होता है, जबकि वो कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा है। ज्वाइंट डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन ऑल्टरनेटिव ब्रांड आ गया, तो वो तो सब्स्टिट्यूट हो गया। पीसी जो है वो भी सब्स्टिट्यूट हो गया एक तरीके से मोबाइल फोन का। हेडफोन दैट कैन बी यूज विद स्मार्टफोन, तो ये क्या है आपके पास? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। द मेटल्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्मार्टफोन, ये भाई रॉ मटेरियल होता है, सही है। अ प्रोडक्ट हैज अ हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, व्हाट माइट एक्सप्लेन दिस? हाई का मतलब क्या है? सही है। अब यहाँ पे आओ, it has high opportunity cost, it has non-perishable nature, it is classified as inferior good, it is classified as luxury good। तो भाई प्रोड्यूसर खुश है तो किधर खुश होगा? तो नॉन पेरिशेबल नेचर के अंदर। आगे आओ। What is likely to affect the position of demand curve for tickets to pop concerts but not the position of supply curve? बोलता supply सेम रहे, डिमांड चेंज हो जाए। A change in income of potential customer, भाई डिमांड चेंज होती है जब इनकम पे इफेक्ट आता है। चेंज इन प्राइस मूवमेंट भी है। अगर चेंज इन रेंट, चेंज इन रेंट सप्लाई पे अफेक्ट करेगा। चेंज इन सीटिंग कैपेसिटी, ये भी सप्लाई पे अफेक्ट करता है। 13 का आंसर ये आपके पास है, ठीक है। The table shows lease and Yem's price elasticity of demand for restaurant meals and cinema tickets. There is a rise in the price of both product. What can definitely be concluded after these pricing? देखो सिर्फ ये इलास्टिक है, बाकी ये तीनों क्या है? इन इलास्टिक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टोरेंट मील्स के बारे में और सिनेमा के बारे में। रेस्टोरेंट ओनर्स विल रिसीव मोर इनकम,
सही है। आगे बोलता है ली विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ प्रोडक्ट। बेटा ली की देखो, एक में इलास्टिक है एक में इन इलास्टिक, तो वो खाली रेस्टोरेंट के ऊपर ज्यादा खर्चा करेगा ना, दूसरे पे तो नहीं करेगा। ये विल स्पेंड मोर मनी ऑन बोथ प्रोडक्ट, क्योंकि इसके लिए दोनों की डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। तो जब इन इलास्टिक डिमांड कर रहे हैं, प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है, तो आपका एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ेगा ना भाई। ठीक है, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। सिनेमा ओनर्स विल रिसीव लेस इनकम। भाई सिनेमा की तो डिमांड ही इन इलास्टिक है, कैसे कम इनकम कमाएगा। सही है, तो आपके पास क्या आंसर बच गया, सी। A government fixes a maximum price of a product in order to increase its consumption. What would be likely outcome of such policy? Maximum price लगाता है तो efficient जो हमारी effective होती है वो किधर लगती है, below the equilibrium। अब यहाँ पे आओ, हमें पहले बोलता है consumption will fall। जॉइंट सप्लाई बेटा दूसरी चीज होती है। जॉइंट सप्लाई का मतलब होता है कि आपको दोनों चीजें साथ देनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर मैं उसकी बात करूं, आपको एक एमसीक्यू केस याद होगा, बी हाइव वाला और वो वाला, क्या था वो, जो भी था, बी हाइव था और हनी था। शहद की मक्खियां एक छत्ते में बनाती है ना पूरी चीजें, तो उसके अंदर बी हाइव भी बन रहा है और हनी भी बन रहा है, तो वो दोनों ज्वाइंट सप्लाई थी हमारे। अच्छा 15 क्या बोलता है, मैक्सिमम प्राइस लगा दी है। ए बोलता है कंजम्पशन विल फॉल इफ द मैक्सिमम प्राइस इज अबव द करंट इक्विलिब्रियम। देखो जब अबव द करंट इक्विलिब्रियम लगता है ना, तो वो तो इनअफेक्टिव होता है, वो वापस से किधर आ जाएगा। सही है, बी पे आओ, कंजम्पशन विल राइज इफ द मैक्सिमम प्राइस इज बिलो करंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, पॉसिबल आंसर हो सकता है, देख लेते हैं। प्रोडक्शन विल फॉल इफ द मैक्सिमम प्राइस इज अबव द करंट इक्विलिब्रियम। अबव का तो कोई काम ही नहीं है। प्रोडक्शन विल फॉल इफ द मैक्सिमम प्राइस इज बिलो द करंट इक्विलिब्रियम। हाँ ये भी एक पॉसिबल आंसर है। सही है, सुनो अब ये दोनों पॉसिबल आंसर है। बी होगा ना, सुनो मेरी बात सुनो, ये दोनों पॉसिबल आंसर है। ठीक है, बिलो द इक्विलिब्रियम बड़ा लगा हमारे पास, तो डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम हो जाएगी। अब बी बोलता है कंजम्पशन विल राइज। इसको जरा गौर से समझना। भाई आप खरीदने के लिए विलिंग हो, क्या मैं बेचने के लिए विलिंग हूँ? अगर मैं बेचूंगा ही नहीं तो आप कहाँ से लोगे। समझे, जितना प्रोड्यूसर बेचना चाहेगा उतना ही बेचेगा। 16 पे आओ। The diagram shows demand and supply curve for a good. S1 is the original equilibrium supply curve. S2 is supply after tax is added. ठीक है, आपकी सप्लाई कम हो गई। How much tax revenue is earned by the government? गवर्नमेंट कितना टैक्स रेवेन्यू अर्न कर रही है। अब मेरी बात सुनो, ये पूरा सप्लाई का गैप, टैक्स का गैप आ गया, यानी कि गवर्नमेंट ने कितने का टैक्स लगा दिया आपके ऊपर। कितने का टैक्स लगा दिया भाई गवर्नमेंट ने आपके ऊपर, 10 का टैक्स लगा दिया। कितने यूनिट बिक रहे हैं, 20, तो 10 × 20। व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है, ईडी। द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर ऑफ अ फर्म, नो ये आपका एक्सपेंस है। द अलाउंस गिवन बाय पेरेंट टू चाइल्ड व्हाइल एट द स्कूल। भाई तो क्या अगर आप अपने बच्चे को खर्चा दे रहे हो खाने पीने का, तो क्या आप उसको ये बोलोगे मजदूरी करके आना वरना नहीं दूंगा पैसे। ये थोड़ी ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है ईडी। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल है, बेसिक सी एग्जाम्पल है, उससे लिंक करना है आपने। अब यहाँ पे आओ, सी पे आओ, सी पे आओ। रेंट पेड टू लैंड ओनर बाय टेनेंट फार्मर। आप तो उसको एक चीज दे रहे हो तभी तो बदले में रेंट ले रहे हो ना। तो बी आंसर। द वेज पेड टू वर्कर, क्योंकि उससे आप मेहनत की सर्विस ले रहे हो। अब मैंने एक चीज पढ़ी, हाँ, एक पेरेंट एक एमसीक्यू यही आता है कि एक पेरेंट के बच्चे को खर्ची दे रहा है, तो वो आंसर नहीं, चाइल्ड माइंडर, चाइल्ड क्या था, चाइल्ड माइंडर था और एक ग्रैंड सन वाला था यार। चाइल्ड माइंडर एजुकेटेड होते हैं जो बच्चों का ख्याल रखते, बच्चों का आया आया। ठीक है, यहाँ पे आओ, 18 पे आओ। The best illustrates the process of privatization. What best illustrates the process of privatization? Privatization best आपके पास किधर आइडेंटिफाई हो रही है? A single private shareholder acquires complete control of an organization. The purchase of government bond by private sector commercial organization. The purchase of share in a private company. Transfer of public sector to private sector. ये basic सी आपकी। What defines progressive tax? लो इनकम अर्नर्स पहले के मुकाबले में कम पे करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। लो इनकम अर्नर्स पे द सेम प्रोपोर्शन एज हाई इनकम, गलत। लो इनकम अर्नर पे अ लोअर प्रोपोर्शन। सही है, वो रिग्रेसिव टैक्स में तो, अरे ये प्रोग्रेसिव पूछना है, लेकिन रिग्रेसिव के अंदर गरीबों के लिए कम टैक्स, गरीबों के लिए ज्यादा हो, सेम सबके लिए सेम। तो कैसे सबके लिए सेम होता है, प्रोग्रेसिव होता है कि ज्यादा, इतना ज्यादा कमाता है।
जितना कमाते हो उतना टैक्स। एन इंक्रीज इन व्हाट विल शिफ्ट एन इंक्रीज इन व्हाट विल शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व इन एन इकोनॉमी टू द राइट। बोलता है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरीके से राइट पर शिफ्ट करेगा, यानी कि बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर कंज्यूमर सेविंग करूंगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा। जनरल प्राइस लेवल का लिंक शिफ्ट से नहीं होता। इंटरेस्ट रेट हमारे पास कुछ बताया हुआ थोड़ी कि आप बढ़ा रहे हो या आप कम कर रहे हो, सीधा सीधा क्या आंसर है? वही तो कॉमन सेंस। डिस्पोजेबल इनकम नहीं नहीं। नहीं विच अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिस्क्राइब्ड एज रीडिस्ट्रीब्यूटिव। हमारे पास ऐसा कौन सा इन्फ्लेशन का अफेक्ट है जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जा रहा होता है? अब लिखा हुआ है कि इम्प्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड, आगे लिखा हुआ है डिटेरियोरेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड, सी बोलता है द इनकन्वीनियंस ऑफ फ्रीक्वेंटली चेंजिंग प्राइसेस, डी बोलता है द लॉस ऑफ परचेजिंग पावर फॉर पीपल ऑन फिक्स्ड इनकम। हमारे पास पूरी इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट हो रहा है। रिडिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा कौन सा अफेक्ट है जो इन्फ्लेशन की वजह से पूरी इकोनॉमी के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। तो अब ये देखो ना, इन्फ्लेशन का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला अफेक्ट है, ये आता है थोड़ा सा आगे जाके लॉन्ग रन के अंदर। इनडायरेक्ट अफेक्ट आता है लेकिन आ जाता है। द इनकन्वीनियंस ऑफ फ्रीक्वेंटली चेंजिंग प्राइसेस, तो भाई वो तो इन्फ्लेशन में चेंज होगी ना, वो तो आप भले कोई भी आप डिफ्लेशन भी करो तब भी चेंज होगी। लॉस ऑफ परचेजिंग पावर उन लोगों के लिए जो फिक्स इनकम के ऊपर है। सही है। इन विच सिचुएशन विल अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव, टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करने के लिए एक्सपोर्ट प्राइस आपने बढ़ानी है, इंपोर्ट प्राइस आपने कम करनी है। अब यहाँ पे देखो भाई, टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट राइजेस लेस देन इट्स टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इसके अंदर टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब होगा। सही है। आगे आओ। इट्स वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट राइजेस देन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट, वॉल्यूम की बात नहीं होती, हम लोग वैल्यू यानी कि प्राइस की बात करते हैं। द प्राइस ऑफ इट्स इंपोर्ट राइजेस लेस देन द प्राइस ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट की प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है और इंपोर्ट की प्राइस हल्के से बढ़ रही है। तो इसके अंदर एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा है, इंपोर्ट प्राइस कम है, तो ओवरऑल आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड तो इंप्रूव ही होगा ना। द वैल्यू ऑफ इट्स एक्सटर्नल पेमेंट राइजेस बाय लेस देन द वैल्यू ऑफ इट एक्सटर्नल रिसीट्स, तो भाई रिसीट्स कम है पेमेंट ज्यादा है, तो वो भी आपके पास जो है वो है टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब होगा। Country X joins the custom union with country Y and will remove the tariff on its imports of good M from country Y। कस्टम यूनियन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज ने आपस में पैक्ट बना लिया कि हम लोग आपस में ट्रेडिंग करेंगे विदाउट टैरिफ वगैरह, फ्रीली ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर से बंदा आता है उससे हम लोग टैरिफ लेंगे। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, जर्मनी और ये पोर्चुगल वगैरह ट्रेडिंग करें, कोई टेंशन नहीं, पाकिस्तान से आएगा तो टैक्स लगेगा, ठीक है। तो वो यही बोलता है, कंट्री एक्स ने कंट्री वाई के साथ जो है वो कस्टम यूनियन ज्वाइन किया और बोला कंट्री एम से हमारे पास जितना भी माल आएगा ना, सॉरी क्या लिखा है, विल रिमूव, जितना भी हमारे पास गुड एम आ रहा है कंट्री वाई से, हम लोग उसका टैरिफ रिमूव कर दें। आगे बोलता है, अंडर विच कंडीशन विल ट्रेड क्रिएशन इन कंट्री एक्स बी द लार्जेस्ट, बोलता है कि सबसे ज्यादा आपके पास लार्जेस्ट कहाँ पे होगी ट्रेड क्रिएशन, जब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आए हुए हैं। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ट्रेड क्रिएशन का मतलब क्या है कि ज्यादा बिके, ज्यादा बिके। सही है। अब जब टैरिफ हटा तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आया होगा? टैरिफ हटा तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आया होगा? कम होगी, प्राइस कम होगी। सही है। अगर प्राइस कम होती है तो ज्यादा क्वांटिटी कब बढ़ेगी, जब आपकी डिमांड इलास्टिक है या जब इनइलास्टिक? इलास्टिक, इलास्टिक है ना। अगर तो आपकी डिमांड इलास्टिक है तो आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगी, तो ट्रेड क्रिएशन होगी आपके पास, ट्रेड क्रिएशन अच्छी खासी होगी। आपके पास डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए। अब आंसर है बी या सी, डी में से। एग्जिस्टिंग साइज ऑफ कंट्री एक्सेस टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड एम ज्यादा है, या मतलब पहले ज्यादा था या कम था? अगर मेरे पास 2 रुपए का टैरिफ लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने वो टैरिफ हटा दिया, तो इतना ज्यादा ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 रुपए। अगर 10 रुपए का टैरिफ लगा हुआ था और उसको रिमूव करूंगा तो पहले के मुकाबले में प्राइस बहुत ज्यादा से गिर जाएगी और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे आपके पास, तो ओवरऑल आपकी जो टैरिफ है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए था। प्रीवियसली आपने उसको रिमूव किया है, ये टैरिफ भी तो लिखा हुआ है। नहीं तो आप बोल रहे हो कम टैरिफ वाली एग्जांपल जो थी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो उसने ये पूछा हुआ है कि साइज ऑफ टैरिफ क्या था, ज्यादा था या कम था। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर 2 रुपए का टैरिफ था और मैंने उसको रिमूव कर दिया, क्या वो इतना अट्रैक्टिव नजर आएगा? लेकिन अगर 10 रुपए का टैरिफ था उसको मैं रिमूव करूँ तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगा ना, लोगों को सस्ता पड़ेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, तो वो कहानी कुछ करेंगे। What is likely to happen if there is a fall in the international values of countries currency, अगर आपकी करेंसी गिर जाती है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा? A rise in the foreign currency price of export, भाई एक्सपोर्ट की प्राइस गिर जाएगी अगर आपकी करेंसी फॉल होगी। A rise in the volume of its exports, yes, क्योंकि अपना माल सस्ता होगा, अपना माल बिकना स्टार्ट हो जाएगा।
फॉल इन द डोमेस्टिक करेंसी प्राइस ऑफ इट्स इम्पोर्ट, गलत, क्योंकि अब गोरे का माल हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। फॉल इन द डोमेस्टिक प्राइस लेवल, उसका प्राइस लेवल का ऐसा कोई लिंक नहीं है हमारे पास। फ्रॉम द सेम क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई ईच प्रोड्यूस द फॉलोइंग यूनिट ऑफ आउटपुट। हमारे पास कंट्री एक्स वाई का शुगर और टेक्सटाइल गिवन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा पहले ना यहाँ पे कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज निकाल लो, और मेरी बात सुनो। शुगर में किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वाई को, ठीक है। और टेक्सटाइल में किसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है, टेक्सटाइल को। तो पहले एब्सोल्यूट वाले पॉइंट्स पढ़ लो। एब्सोल्यूट वाला एक तो पॉइंट ये रहा, कंट्री एक्स हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स। और क्या एब्सोल्यूट का, कंट्री वाई हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। कंट्री वाई का जो है उसके अंदर नहीं है, शुगर के अंदर है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वाले गलत हो गए। अब यहाँ पे आ जाओ कंपैरेटिव वाले पे। कंट्री एक्स हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। तो पहले निकाल लो इसको, ऐसे निकाल लो एक्स और वाई का। मैं यहाँ पे रेशियो ले रहा हूँ शुगर और टेक्सटाइल का, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, जिसका आप रेशियो निकालते हो वो डिनोमिनेटर के अंदर जाएगा, ठीक है। तो एक्स के लिए कंपैरेटिव कैसे निकलेगा, शुगर का 20/30। तो ये अपना कितना आ जाएगा, 0.75 मेरे ख्याल में, ऐसा ही कुछ आ रहा होगा, 0.75 आ रहा होगा, ठीक है। और इसका निकलेगा कैसे भाई, 10/40। ये कितना आ जाएगा अपने पास, 0.4, 0.25 आ रहा होगा यार, चेक करो, 40, 0.25। कम कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई कम सेक्रीफाइस कर रहा है ना शुगर के अंदर। तो शुगर के अंदर किसको मिल जाएगा, वाई को कंपैरेटिव एडवांटेज। पढ़ो जरा, कंट्री वाई हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ, सही हो गया पॉइंट ये वाला। इसको भी देख लो, कंट्री एक्स हैज कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर का, एडवांटेज तो निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा। सही है। Following a 10% depreciation in the market value of pound sterling, a UK exporter leaves the dollar price of the goods it sells in the US market unchanged. Other things being equal, what will be the effect on the revenue measured in sterling obtained by the manufacturer from its sales in the US? अब वो बोलता है भाई कि उसने क्या किया, 10% से उसने कम कर दी डॉलर की वैल्यू ऑफ द पाउंड स्टर्लिंग। उसने 10% से डेप्रिसिएट किया डॉलर्स के अंदर पाउंड स्टर्लिंग को, ठीक है। और बोलता है कि डॉलर की प्राइस पे कोई भी इफेक्ट उसने नहीं डाला, द गुड इट सेल्स, वो मार्केट जो है यूएस की अनचेंज्ड। तो बोलता है कि भाई एक बात बताओ, इससे हमारे पास रेवेन्यू के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा पाउंड स्टर्लिंग के जो मैन्युफैक्चरर को मिल रहा है यूएस से। अब देखो ना, यूएस के मैन्युफैक्चरर का पूछ रहा है वो, यूएस के मैन्युफैक्चरर का पूछ रहा है। प्राइस लेवल तो अपने पास कम हुई है ना, लेकिन हम कितने का बेच रहे हैं अभी भी वहां पे, सेम अमाउंट का बेच रहे हैं। तो अपने पास जब कॉस्ट कम हो गई है तो हमारे तो उतने की बेचेंगे। अगर हम हल्की सी प्राइस भी कम कर देंगे, अपने सेलिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, अपनी सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको एज सच नहीं छेड़ा, 10% से डेप्रिसिएशन हो रही है ना, तो अपनी प्राइस सस्ती होगी हल्की सी, अपना माल ज्यादा बिकना स्टार्ट हो जाए। The diagram shows the effect of introduction of tariff on a product. What determines the producer surplus that the tariff generates for domestic producer? अच्छा भाई, डोमेस्टिक हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस कितना आ रहा है जो टैरिफ का प्रोड्यूसर हमारे पास लगा रहा होगा भाई। ए बोलता है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई एंड डिमांड। बोलता है कि हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो है ना, वो पीडी बताता है और पीईएस बताता है। आगे बोलता है बी को, द टैरिफ रेट एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ बोथ डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई। बोलता है कि टैरिफ का रेट और पीईडीज वगैरह ये दोनों मिला के हमें कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में, सॉरी प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में बताती है। अब सुनो, द टैरिफ रेट एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द टैरिफ रेट द प्राइस इलास्टिसिटी। एक बात बताओ, मैं यहाँ पे सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिर्फ प्रोड्यूसर सरप्लस। सप्लाई यहाँ पे डिमांड को लेना देना है, तो डिमांड वाले पीडी वाले जितने भी पॉइंट हैं सबको क्या कर दो, सॉरी सबको क्या करने का है भाई, गलत कर दो। आपके पास कौन सा आंसर बच गया, which government policy is most likely to cause expenditure switching that will benefit a country's current account? switching का मतलब होता है टैरिफ कोटा वगैरह लगा देना, रास्ता बंद कर देना, ठीक है। एक सेकंड, दो तीन रह गए बस। हमारे पास आपने रास्ता बदलना है टैरिफ कोटा वगैरह लगा के। ए बोलता है इंक्रीजिंग इंपोर्ट कोटा। इंक्रीजिंग इंपोर्ट कोटा का मतलब ये है कि पहले आप 500 गाड़ी मंगवाते थे, अब आप 800 गाड़ी मंगवा रहे हो, सही है गलत। इंक्रीजिंग इनकम टैक्स अलाउंस, भाई इनकम टैक्स अलाउंस पहली बात तो इसका स्विचिंग से तो कोई काम ही नहीं है, वो डैम्पनिंग से काम करता है। इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ये भी आपके पास एग्रीगेट डिमांड वाली बात आ गई। इंक्रीजिंग सब्सिडीज टू फर्म्स,
इससे एक्सपोर्ट बढ़ना स्टार्ट हुई। Which type of economic policy is likely to be considered the most effective by a government that has greater income inequality as its primary aim? बोलता है कि हमें इनकम इनइक्वालिटी को कम से कम करवाना है, तो इनकम इनइक्वालिटी, हाँ ना, इनकम इनइक्वालिटी को कम करवाना है मतलब इनकम इक्वालिटी लेके आनी है, एक ही बात है ना यार। इनकम इनइक्वालिटी को कम से कम करवाना है, तो हम लोग किस तरह कम करवाते हैं, इक्वालिटी किस तरह बढ़ाते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ा के और रिग्रेसिव टैक्सेस कम करके। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस वगैरह का हिसाब किताब किधर आ रहा होता है? चल। आप प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाते हो, आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग करते हो, आप ईडी जो फिजिकल ट्रांसफर पेमेंट कॉन्फिडेंशियल हो गई। एक्सपेंशनरी, खैर बताता हूँ। आप वो करते हो, ईडी देते हो, ट्रांसफर पेमेंट करते हो, वो सब किसका पार्ट है? वो सब फिस्कल पार्ट, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट। सही सही। The diagram shows four possible aggregate supply curve and an equilibrium point X. A government employs deflationary fiscal policy in order to reduce the rate of inflation in its economy. This shifts aggregate demand AD2. With which AS curve would this policy be most effective? बोलता है कि हमारे कौन सा एग्रीगेट सप्लाई कर्व चलना चाहिए जिसके अंदर ये पॉलिसी मोस्ट इफेक्टिव हो। अब मेरी बात सुनिए, हमारे पास इक्विलिब्रियम बन रहे हैं, मैं एडी से ऐसे पीछे की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। एक मेरा इक्विलिब्रियम ये आ गया, एक मेरा इक्विलिब्रियम ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया, ठीक है। ये वाला डी का था, ये वाला सी का था, ये बी का था, ये ए का था। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा आपके पास एग्रीगेट सप्लाई कर्व है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा? नहीं पड़ रहा। हाँ, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। नहीं बढ़ रहा। कौन सा ऐसा सप्लाई कर्व है जहां पे इनकम लेवल नहीं गिर रही, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा ये आपके बे। पास? सीधा सीधा ये ना। हाँ। सही है। आप कौन से क्वेश्चन का पूछ रहे हो भाई मुझसे? सप्लाई साइड कौन से क्वेश्चन के अंदर? वो इस ऊपर ही हो। एक सेकंड, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन? नहीं नहीं, वो सप्लाई साइड पॉलिसी का पूछ रहा है यार ये। बेटा सप्लाई साइड पॉलिसी के अंदर तो आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, आप कंज्यूमर का काम थोड़ी करोगे। आप तो प्रोड्यूसर के हिसाब से काम कर रहे हो, आपको कंज्यूमर की इनकम को बढ़ाना है, समझे बात को? जी बोलो।